बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू आपको स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, जिसमें हम सोशल इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमिक्स पे, एजुकेशन पे बात करते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्लोबल क्या पोजीशन है, पाकिस्तान कहाँ पे है और क्या सोल्यूशन है, हुकूमत को क्या करना चाहिए और दूसरे लोगों को उस पर क्या करना चाहिए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी स्किल्स के ऊपर है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट पिछले दिनों आई थी 2023, और उसमें पाकिस्तान की पोजीशन लास्ट 10 कंट्रीज़ में है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। हालांकि पाकिस्तान में स्किल पे काफ़ी काम होता है, लेकिन हम क्यों पीछे रह गए और बाकी कंट्रीज़ हमसे क्यों आगे हैं। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर सजाद हैदर साहब, जो इस वक्त टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम कर रहे हैं, और साथ हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से हैं राना अदील साहब। राना अदील साहब का भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम है, तो हम देखेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या बताते हैं, और फिर हम लोकल को उसके साथ कैसे लिंक करेंगे। राना साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। राना साहब, हम आपसे पहले प्रोग्राम का आगाज करते हैं। राना साहब, आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे इस वक्त स्किल की डिमांड क्या है, टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी एरियाज में डिमांड है, और अलाइड हेल्थ साइंसेज की मुझे पता चला खास तौर पे वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उस पर हमें ज़रा बताइए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया मौका देने का। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैं अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरी से स्टार्ट करूंगा कि मेरी यहाँ पे मैं बेसिकली पाकिस्तान और मलेशिया और फिर सऊदी अरब में काम करता रहा पिछले 15-16 साल। यहाँ पर जो मेरी इंडक्शन हुई, मुझे बेसिकली ऑस्ट्रेलियन अवार्ड से नवाजा गया, जो कि परमानेंट रेजिडेंसी ये गवर्नमेंट दे रही है, और मुझे डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर ही इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड वीजे निकाले उन्होंने 3 साल पहले, और इसमें तकरीबन 7,000 वीजाज थे, जिसमें पाकिस्तानी भी 55 के करीब आए और बाकी मुल्कों से भी लोग आए। तो मेरा डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंडक्शन हुई। अब आप ये देखेंगे, जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने ये कहा कि आप आए यहाँ पे, और यहाँ पे इस पीआर पे आने के बाद आपकी सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट भी कम कर दी उन्होंने, और उन्होंने फुल्ली एंटाइटल किया। आप अपनी यहाँ पे स्टडीज करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, वो सब आप करें। जबकि हमने देखा कि दूसरे ममालिक में, जैसे गल्फ के या इवन कई और ममालिक में बैरियर्स होते हैं, यहाँ पे उन्होंने वो बैरियर्स रिमूव किए, और यहाँ पे अब मुझे हर तरह के राइट्स हैं कि मैं यहाँ पे कोई भी अपना सेटअप कर सकता हूँ। तो ये तो मेरी एक पर्सनल एंडेवर था, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मुझे कुछ फायदा है, और ना सिर्फ लोकल कम्युनिटी को, बल्कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर इन जनरल है ओवरऑल, मैं कहीं पे भी उसको बेनिफिट कर सकता हूँ। अदर देन दैट सर, यहाँ पे इन्होंने अपनी जो स्टडीज से रिलेटेड चीजें हैं वो इक्विप कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे वो एक होता है ना, इधर जो ट्रेंड मैंने एक चीज देखी है वो ये कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, पहले प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, एफएससी, 4 साल की बीएस और देन मास्टर्स, और फिर कहीं जाके वो मार्केट में आता है। यहाँ पे इन्होंने ये किया कि आप हाई स्कूल के साथ ही, और इवन हाई स्कूल के फौरन बाद स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा, स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट 1, 2, 3, 4 इस तरह की चीजें निकाली, ताकि लोग जो हैं वो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में अपनी स्टडीज करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, और फिर बिजनेस एक्यूमेंट भी सिखा रहे हैं ये लोग। तो बहुत जल्दी जो है ये कोशिश करें कि लोगों को सिर्फ स्टूडेंटशिप से अप्लाइड लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे इनकरेज करें और लेकर आए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आप हमें ये बताएं कि आपको इस पीआर प्रोसेस में टोटल टाइम कितना लगा? सर, बेसिकली पीआर प्रोसेस में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो एक इनविटेशन टू अप्लाई, जिसे आईटीए जनरली कहते हैं। तकरीबन तमाम वेस्टर्न ममालिक में ये प्रोसेस चल रहा है, अमेरिका, कनाडा, यूके या यहाँ पे। तो आईटीए मेरा 2 हफ्ते में। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मेरा जो था आईटीए, जो पहला स्टेप है ना, वो आईटीए का होता है, ये 2 हफ्ते में आ गया था। क्योंकि इन्होंने ये किया था, उस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को फास्ट पेस करने के लिए उन्होंने ये किया था, एक तो पॉइंट सिस्टम खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था आपके अवार्ड्स और रिकॉग्निशन, और दूसरा उन्होंने 6 ग्लोबल ऑफिसेज, टैलेंट ऑफिसेज बनाए थे, जिनमें वाशिंगटन डीसी, टोक्यो, दुबई, सिंगापुर, इस तरह 6 के करीब थे, और वो वहां पे अपना लोकल टैलेंट देखते थे और कहते थे, उन्हें इनवाइट करते थे। तो वो बैरियर रिमूव किया, तो मेरा 2 हफ्ते में आईटीए आ गया था। और फिर जब मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया, तो दैट टुक अराउंड 6 to 8 वीक्स।
बिल्कुल तो ये आपने ठीक 2 कहा। महीने लगे। राइट, वो 2 महीने में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जी, 2 हफ्ते आईटीए जो कि आप कह रहे हैं राइट। कि 95% आईटीए आ जाए तो 95% इमिग्रेशन हो जाती है, और फिर वीजा का जो प्रोसेस है वो 5% का क्योंकि इमिग्रेशन लेती है। पाकिस्तान से इस तो वक्त काफी ज्यादा स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी मुझे मौका मिला यहाँ पे पाकिस्तान की कॉन्सुलेट में भी काम करने का, जी और जी मैं उनके साथ कम्युनिटी लेवल पे और वैसे भी अटैच हूँ जी। एज़ ए ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर भी और काउंसलिंग ऑफिसर भी, तो मैं काफ़ी राइट, कम्युनिटी से देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडक्शन स्टूडेंट्स की हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हम भी गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, तो मैक्सिमम डिमांड जो आ रही है इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया की आ रही है, उसके बाद जी, यूरोप है। बिल्कुल, काफ़ी जी सर, ऐसा ही है। यहाँ पे कनाडा की काफ़ी कम इन्होंने होगी रिलेटिवली। अच्छा, सही सही नहीं, जी ऐसा यहाँ पे मौसम के लिहाज से और कई चीज़ें ऐसी हैं कि काफ़ी कंड्यूसिव जी एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, तो यस इट इज़, बिल्कुल ठीक। यू आर ट्रू सर। जी प्रोफेसर साहब, हम आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आप भी कुछ इसी तरह के काम कर रहे हैं। बूट कैंप से आपने स्टार्ट लिया और अब आपने ऑस्पाक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्टार्ट लिया, ऑस्पाक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या कर रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे कि जो एक है इल्म, एक हुनर है, और जी एक मेरे रवैये हैं। बिल्कुल। इन तीन चीज़ों का मैं मजमुआ होता हूँ और इसी से परफॉर्मेंस सारी मेरी निकलती। हम्म, तो हुनर जो है वो मेरे इल्म को मेरे रवैयों में और परफॉर्मेंस कह लें उसमें बदलता है। अगर परफॉर्मेंस उम्दा नहीं आ रही, मेरे पास इल्म बहुत अच्छा भी होगा तो यकीनन कहीं ना कहीं हुनर की कमी होगी। तो इसलिए हुनर के मतलब हमेशा से कहा जाता है कि हुनरमंद जो है वो कौमी सरमाया होते हैं, बिल्कुल और बेहुनर जो है उनको एक बोझ ही कंसिडर किया जाता है किसी सोसाइटी में। दूसरी चीज़ यह है कि ग्लोबली, जैसे अभी आपने रिपोर्ट का जिक्र किया, तो उस रिपोर्ट की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जब 2016 में मेरे ख्याल 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स का अनाउंसमेंट डिवॉस में हुआ था, उसके बाद से स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आ गया है, एम्प्लॉयमेंट का भी, डेवलपमेंट का भी और प्रोडक्टिविटी का भी, और इन सब से ऊपर जो है वो क्वालिटी का। तो हम लोग एडवांस लेवल के हाईटेक कोर्सेज जो है वो करवा रहे हैं पाकिस्तानी नौजवानों को, जो कि टोटली स्किल बेस्ड हैं, जिसमें नो क्लास नो बुक मेथोडोलॉजी है, और 10,000 आवर्स का जो ग्लोबल रूल है उसको सामने रख के ये बूट कैंप जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं कायद कॉलेज में भी। और अभी आपने बताया कि जो ऑस्पाक इंस्टीट्यूट है, जिसमें ऑस्पाक इदारा इंटरनेशनल ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसने काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवानों को रहनुमाई दी है, ऑस्ट्रेलिया में भिजवाया है, यूनिवर्सिटीज़ में भी और बाकी दूसरे शोबों में भी। तो स्किल के हवाले से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अब बन रहा है। हमें थोड़ा सा फोकस करना है गवर्नमेंट की पॉलिसी की तरफ, ताकि गवर्नमेंट इसको चैनलाइज कर ले। तो ये एक ऐसा, एक मैं समझता हूँ बहुत नादिर मौका है जिससे इस्तेफादा करके तीन अहम काम डॉक्टर साहब हो सकते हैं। एक तो ये हमारी जो नेशनल प्रोडक्टिविटी है, जो पिछले साल की यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है प्रोडक्टिविटी इंडेक्स की, उसमें हम 100 से भी ऊपर हैं, बहुत पीछे। जी बिल्कुल। तो वो बेहतर हो सकती है प्रोडक्टिविटी। दूसरा ये है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकती है, और हमारी जो यूथ है जो इस वक्त थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है, परेशान है, डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, अब तो डिग्रियां छोड़ने के चक्कर में हैं लोग, उनको एम्प्लॉयमेंट बहुत क्विक मिल सकती है। और तीसरी बात जो इन दोनों से अहम है, मैं समझता हूँ आज के दौर में और गिवन सर्कमस्टांसेस में, वो ये है कि जल्द से जल्द और सबसे फास्ट, और वो कहते हैं ना, विदाउट एनी टैरिफ एंड अदर रेगुलेशंस, पाकिस्तान का कर्जा जो है उसको उतारने में मदद मिल सकती है। तो ये तीन बातें जो हैं, प्रोडक्टिव के हवाले से भी, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी, और जो पाकिस्तान के कर्जे हैं उनको उतारने के हवाले से, इन तीनों को सामने रख के जो गवर्नमेंट की एफर्ट है इसके कंकरेंट जो है वो अभी बहुत थोड़ी है। अब प्राइवेट सेक्टर ने जंप किया है, यहाँ पर लाहौर में बड़े बड़े अच्छे इदारे जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, कराची में बने हैं, फैसलाबाद में, पिंडी में। तो प्राइवेट सेक्टर ने, और वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, कोहेरेंट नहीं है, जो टेविट का नेशनल कैरिकुलम, नेशनल फ्रेमवर्क है उसके साथ हम आहंग भी नहीं है। और जो पब्लिक सेक्टर में बड़े 3-4 इदारे काम कर रहे हैं नेशनल लेवल के पर और प्रोविंशियल लेवल पे, वो नेवटेक हो या ट्रेनिंग ब्यूरो हो या पीवीटीसी हो या पीएसडीएफ हो या सिंध की जो टेप्टा है और पंजाब की टेप्टा है, इनकी आपस में डॉक्टर साहब कोऑर्डिनेशन बहुत कम है। तो हमारे जो अब तक की एफर्ट है उसमें एक तो एफर्ट ये है कि हम हाई टेक स्किल दें जिसकी ग्लोबल डिमांड बड़ी है और उसकी वर्थ बड़ी है, तो वैल्यू एडिशन से प्रोफेशनल लोग बाहर जाएं। दूसरी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के इदारे जो स्टेक होल्डर हैं और प्राइवेट हैं उनको इकट्ठा बिठाएं और उनकी एक सिंक्रोनाइजेशन हो
और एक विन विन सिचुएशन हो जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन दूसरी तरफ एक मतलब ग्लोबल स्किल रिपोर्ट को हम देखते हैं तो हम बहुत मायूसी वाली बात है कि लास्ट 10 कंट्रीज में आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम फ्रीलांस एक्टिविटी को देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 2nd नंबर पे है, लेकिन 4th नंबर तो है ही है। तो फिर क्यों हम लास्ट 10 में? ये एक बड़ा दिलचस्प सिनेरियो है और ये रियलिटी है जो आपने फरमाया कि हम 3रे 4थे नंबर पर हैं, 2 पे तो अभी नहीं है। लेकिन एक तो मेरा अपना ये नजरिया है, मे बी माय ओपिनियन इज रॉन्ग, कि हम डिजिटल क्लर्क बहुत बड़ी तादाद में पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारे जो प्रोग्राम है कायद कॉलेज में या ऑसपाक इंस्टीट्यूट में, उसका नाम है साइबर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट। अच्छा, हम चाहते हैं कि टॉप जो 10 टेक्नोलॉजीज हैं या टॉप 12 टेक्नोलॉजीज हैं, ऑल $1 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी, उसके लिए लीडरशिप लेवल के, मैनेजमेंट लेवल के, प्रोफेशनल लेवल के लोग तैयार करें। जबकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ट्रेनिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज का, जो 2-2, 3-3 महीने के छोटे कोर्सेज जो हैं फ्रीलांसिंग के करवा के और उनको डिजिटल क्लर्क बनाते हैं। वो पहले 2-3 महीने को 20, 30, 40 हजार रुपए में वो खेलते रहते हैं, उसके बाद वो 2-4 साल में या तो छोड़ देते हैं या वो, तो बल्क में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सेमी स्किल्ड पीपल, लेकिन हम प्रोफेशनली स्किल्ड पीपल अभी हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में हमारा शेयर बहुत कम है। बिल्कुल। लेकिन तादाद हमारी जो है इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर डीलिंग विद और हु आर इन्वॉल्व इन दिस फ्रीलांस एक्टिविटी वो बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप उसको सर रैशनलाइज करके देखें इन टर्म्स ऑफ नेशनल एक्सचेकर में कितना आ रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसी तरह के जैसे पहले हमने मजदूर तबका बहुत बाहर भेजा, तो वो तादाद तो बहुत बढ़ी गई, लेकिन उनका रेवेन्यू जनरेशन जो था ना वो बड़ा कम था। और लास्ट 15 ईयर्स में जो एजुकेटेड तबका बाहर गया, तो उससे आपके जो है ना $31-32 बिलियन पे आप पहुंच गए। मैं तो गवर्नमेंट को भी सर ये रिक्वेस्ट करूंगा, और खास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट होगी नैपटेक को, PSDF को, PVTC को, कि ये और टैप्टा जो है सिंध की, बलूचिस्तान की, KPK की, कि ये लोग 10 जो नॉन या सेमी स्किल्ड जो IT के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, जैसे आपने हेल्थ का जिक्र किया, उनको भेजें, या एक हाईटेक प्रोफेशनल स्किल्ड पर्सन को भेजें, तो रेवेन्यूज 1 के ज्यादा होंगे उन 10 से। बिल्कुल। तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नंबर की बजाय क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे फोकस किया। वेरी ट्रू जी। राना साहब, जैसे प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की जब हम बात करते हैं, टॉप 10 टेक्नोलॉजीज की वर्ल्ड की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं ज्यादा, जिसमें IoT है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसमें ब्लॉकचेन है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे पाकिस्तान को तो फोकस करना चाहिए। आप ही हमें ये बताएं राना साहब कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त क्या सिचुएशन है, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इन डिमांड है, और उसको वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं? जी सर, थैंक यू अगेन। सजाद हैदर साहब ने बड़ा जबरदस्त रहा कि माइक्रो लेवल पे जो है वो एक होना चाहिए, और जो अच्छी हाई कैलिबर के लोग हैं शायद उनसे जो है जरा ज्यादा बेनिफिट हो। इन लोगों ने भी सर यही किया कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे आपने कहा, अगर मैं जितने भी आपने नाम लिए ना, इनके हवाले से पूरी अथॉरिटीज मौजूद है यहाँ पे। राइट। जैसे साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ब्लॉकचेन की है, स्पेस साइंस की बहुत ज्यादा एक अथॉरिटी है। ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर साइंस सोसाइटी तो एक है जो कि कुछ कह लें कि सर्टिफाई करती है, लेकिन इन्होंने हर एक की डिफरेंट बॉडीज बना ली हैं, और वो उस टैलेंट के लिए सेमिनार्स करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि जिसमें लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। तो फिर ज़ाहिर उसी हिसाब से उनकी फंडिंग होती है, वो चैनलाइज हो जाता है। तो इस तरह से काफी अच्छा इनका एक सेटअप चल रहा है, और ये लोग कोशिश करें तमाम जगहों पे बढ़ने की। पाकिस्तान के हवाले से हम इससे काफी सबक ले सकते हैं कि हम इन तमाम, क्योंकि हमारे पास भी मैन पावर, इनके पास एक बड़ा इशू ये है कि इनके पास इतनी मैन पावर नहीं है, और उसके लिए ज़ाहिर बाहर से लोग इंडक्शन करते हैं। तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यूथ जो है बहुत ज्यादा है। अगर आप 20 साल से कम उम्र के बच्चे देखें तो मेरे ख्याल इस वक्त 50 to 60% वही हैं, और आगे तादाद बढ़ती जा रही है उनकी। तो उनके ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करें और उनको शुरू से ये एक
पर्टिकुलर या स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में लेके चलें तो मेरा ख्याल है बहुत फायदा हो सकता है। और उन ये वेट ना करें कि वो मास्टर्स करेंगे या पीएचडी करेंगे तो उन्हें हम मार्केट में इंक्लूड करें, बल्कि जैसे जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं उनका इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट्स को शुरू से ही साइबर लीडरशिप प्रोग्राम में इंक्लूड करें, और वो बता रहे हैं कि वो हाई स्कूल उसके बाद के लिए वो कर रहे हैं। तो दैट्स रियली गुड कि उस टैलेंट को तैयार किया जा रहा है मार्केट में काम के लिए, और बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भी, और जो इन्वेस्टमेंट्स उन्हें इंपोर्ट करने के लिए। तो दैट्स रियली गुड। बिल्कुल आपने ठीक। अच्छा, हमें एक चीज और बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स किन किन एरियाज में अवेलेबल है? अच्छा सर, यहाँ पे एक तो जनरली जो सोशल साइंस से रिलेटेड मामला है ना, वो तो काफी इन है। उसके ऊपर जो आपके सिनॉप्सिस हैं या जो आपकी इनिशियल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ी जल्दी अप्रूव हो जाता है, क्योंकि इनकी तवज्जो उस पर रही है और आज भी है, और ये बड़ा वैल्यू करते हैं। अगर हम पे स्केल्स को भी देखें या जो पर आवर अर्निंग है उसको भी देखें, तो उस सेक्टर में जो एल्डरली एज केयर जो है, फिर और इस तरह की कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें माजूरों की फ्लॉ बहबूद, उसके लिए जो लोग उसमें नर्सिंग में जो लोग उनकी पे वेजेस, उनके वेजेस हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में काफी ज्यादा स्कोप है। बिल्कुल सर, तो उस वजह से तो ये ज्यादा इसको कहते हैं। जी बिल्कुल सर, तो सोशली तो ये काफी ज्यादा, अगर हम पीएचडीज को या मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम्स देखें तो इसमें बहुत ज्यादा इंडक्शंस हैं और स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जो कुछ लोगों से मिला, वोलोगोंग यूनिवर्सिटी है, मैक्वारी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, उधर मैंने ये देखा कि लोग हाइब्रिड काम कर रहे हैं। वो अगर उनके पास इकोनॉमिक्स है तो वो साथ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का कोई फ्लेवर अटैच कर रहे हैं। अगर उनके पास वो एमबीबीएस किया हुआ उन्होंने, लेकिन वो कोई ऐसी, जी बिल्कुल सर ऐसे ही, तो वो अगर एमबीबीएस किया हुआ तो सर कोई ना कोई जेनेटिक टेक्नोलॉजी को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरह के जो इनोवेटिव किस्म के आइडियाज है और मर्जिंग जो नॉलेज बेस है उसको बड़ा वैल्यू किया जा रहा है। उसके ऊपर स्कॉलरशिप्स और सुपरवाइजर्स बड़ी क्विकली उन्हें जो अपने ऑन बोर्ड करते हैं यूनिवर्सिटीज में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम वापस प्रोफेसर साहब की तरफ आते हैं। तो अगर आपको याद हो तो पहले एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी आईटी की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, कि अयूब के दौर में अमेरिका से एक टीम आई, अयूब से पूछा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो उनका प्लानिंग कमीशन। और सेम टीम इंडिया गई, नेहरू से पूछा तो उसने कहा कि मुझे एमआईटी की तरह 6 इंस्टीट्यूट बना दे। इधर प्लानिंग कमीशन बन गया, उधर आईआईटी बन गया। आईआईटी की वजह से इंडिया काफ़ी आगे निकल गया, और इस वक्त इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो $300 बिलियन क्रॉस कर गई है, जबकि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री अभी भी $3 से $4 बिलियन पे खड़ी हुई है। तो ये विजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका विजन क्या है और उस विजन को लेके आप आगे कैसे बढ़ते हैं। तो मेरा ख्याल अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी हम अगर अपना किबला दुरुस्त कर लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। डॉक्टर साहब, इंडिया की जो आपने बात की है उसकी रूट्स जाहिर है बहुत पुरानी है, 50 साल से ज्यादा, बल्कि 60 साल के करीब हो गया। 56 की बात है वो। हाँ जी। तो मैं आज से 22-23 साल पहले इंडिया गया तो मैंने बेंगलोर में जो सिलिकॉन वैली है वो विजिट की, और इसी तरह दिल्ली में और बम्बई में। तो उस दौर में जो चीजें बहुत ज्यादा अहम थी उसमें वो पीक पे थे। राइट। अभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जो एआई बेस्ड है मोस्टली, या एआई सपोर्टेड हैं या एआई बैंक्ड हैं, उनमें वो बहुत आगे, एंड दैट इज द रीजन दे आर मेकिंग मनी, एंड दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। हम लोग उस वक्त थोड़ा सा, मतलब एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन था एक, बिल्कुल वो ट्रांसक्राइब करके $3-4 बिलियन उस वक्त बना रहे थे। तो यहाँ पर उस वक्त कोई $150 मिलियन टोटल साल की एक्टिविटी थी। ये बात कर रहा हूँ मैं सन 2000 की, 23 ईयर्स अगो, और एग्जैक्टली जून का महीना था, इसी महीने में गया। उसके बाद लीगल ट्रांसक्रिप्शन आई, वेब फाइल्स आई, और डिस्टेंस पे सीओ के साथ अटैच्ड पीएस थे, और बहुत सारे फील्ड थे, सब फील्ड थे, वो वेब फाइल्स को कन्वर्ट करते थे। लेट तो हम हैं, ये तो हम नहीं कह सकते कि लेट नहीं है, लेकिन ये भी है साथ कि इट्स नॉट टू लेट, अ बिट लेट। अभी जो नौजवान खुद मुतहर्रिक हो गए ना डॉक्टर साहब, ये सबसे अच्छी चीज है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इसको फॉर्मलाइज नहीं करेगी, फॉर्मलाइज पैटर्नाइज नहीं करेगी, इसको विजन नहीं देगी जो आपने कहा है, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे
इस वक्त बहुत ज्यादा काम क्योंकि विजन नहीं है या बहुत एक डायरेक्शन देने वाला कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग के ऊपर जिसका दिल किया किसी एक प्लेटफॉर्म को, टूल को पकड़ा और उस पर वो शुरू हो गए और उसके 2-4 हजार स्टूडेंट आए, जब सैचुरेशन आई तो दूसरे को पकड़ लिया, बट ऑल डिजिटल क्लर्क्स। अच्छा, एक बड़ा अच्छा आपने पॉलिसी की बात की, मैं आपको रोक रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम अभी क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया तो ब्रेक के बाद आके खास तौर पे पॉलिसी के ऊपर बात जी इंशाल्लाह। जी नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया और ब्रेक के बाद वापस आके हम प्रोग्राम का यहीं से आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी प्रोफेसर साहब, पॉलिसी पे बात हो रही थी, तो इंटरनेशनली और इंडिया का जब हम बात करते हैं तो उन्होंने इन पॉलिसीज़ पे बहुत पहले काम किया था। हमारी भी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। हमारी पॉलिसीज़ को मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जिसमें चाइना, जापान, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान शामिल हैं, मलेशिया भी, और उन्होंने हमारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया और वो आगे निकल गए। लेकिन हमने पॉलिसीज़ तो बड़ी अच्छी बनाई लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इस ड्रॉबैक को आप कैसे देखते हैं? आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी है। जी देखिए, पॉलिसी जो है वो विजन को ट्रांसलेट करती है और उसके नीचे प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज टास्क बनते हैं। उसके लिए आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए होता है, स्टेबलाइज्ड इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिजर्वायर ऑफ नॉलेज चाहिए होता है, और इन सब से ऊपर ह्यूमन कैपिटल जो है उसको डिलीवर करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए होता है। मेरा ख्याल है सबसे जो ज्यादा मिसिंग लिंक है वो हमारा ह्यूमन कैपिटल का। बिल्कुल ठीक। तो पॉलिसी अच्छी बनी, किसी दौर में तो बहुत अच्छी पॉलिसीज होती थी, अब भी रीजनेबली गुड है, लेकिन उसमें इंप्लीमेंटेशन 2-3 वजूहात हैं। पॉलिटिकल विल है, फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, और उसके बाद फिर आपका ह्यूमन कैपिटल है, आपके पास ट्रेन मैन पावर नहीं है, माइंड पावर नहीं है, तो उसकी वजह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। लेकिन पोटेंशियल बहुत है डॉक्टर साहब, इवन विदाउट अनडॉक्यूमेंटेड इसमें बहुत है। 40% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, अनडॉक्यूमेंटेड आईटी में और ज्यादा है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें वो पता ही नहीं चलती। तो उसको चेक करना और उसको रैशनलाइज करके नेशनल एक्सचेकर से लिंक करना वो भी एक जरूरी है। उसके लिए भी स्किल सेट बहुत ज्यादा चाहिए और ट्रेंड मैन पावर बहुत चाहिए। जो अभी बात हो रही थी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की, खास तौर पे अब साइबर सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी के मामलात ऐसे ही हैं कि जैसे आज से 20-30-40 साल पहले 100 में से 2-3 लोगों के पास सिक्योरिटी गार्ड होता था। तो आज जो है वो 100 में से 50 के पास, यानी 50 इदारों के पास होगा या 50 अफराद के पास होगा। इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी का जो स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का बंदा, आज से 10 साल बाद मुझे आपको हर बंदे को ऐसे ही चाहिए होगा जैसे टैक्स का कंसल्टेंट चाहिए या सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। यानी मैं साइबर स्पेस में या मेटावर्स में किस तरीके से सरवाइव कर सकता हूँ हैकर से या और डिस्ट्रक्शन से या और टर्बुलेंस से, या कैसे मेंटेन कर सकता हूँ अपने आप को, या कैसे एक्सेलरेट करके ग्रो कर सकता हूँ, उस सब के लिए साइबर का एक बंदा मुझे। तो मैं बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ लोगों के लिए समझने के लिए कि जैसे अभी हमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती है हर ऑफिस को, इसी तरीके से जो साइबर सिक्योरिटी गार्ड मिनिमम कह लें आप हमें चाहिए होगा। तो इसका तो पोटेंशियल बहुत ही इस वक्त ज्यादा है, और मेरा ख्याल है इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ये राणा साहब इसको वेट करेंगे, बाकी भी कंट्रीज में इस वक्त अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जो इंस्टेंट जो जॉब्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी की बहुत निकल रही हैं। खासतौर पे मेटावर्स में जो लोग एंटर हो रहे हैं, हर बंदे को मेटावर्स और से रिलेटेड यही की एक्टिविटीज जो हैं साइबर स्पेस में, उनको मैनेजमेंट करने के लिए कोई ना कोई कंसल्टेंट जो है, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, वो चाहिए, मस्ट चाहिए। और वो 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, मिनिमम नहीं होता, मिनिमम 3 टियर सिक्योरिटी। जी राणा साहब, वापस आपकी तरफ हम आते हैं। प्रोफेसर साहब की आपने बात सुन ली और प्रोफेसर साहब ने बड़ा ठीक पॉइंट आउट किया है कि साइबर सिक्योरिटी इस वक्त इन डिमांड है और साइबर सिक्योरिटी के लोग बहुत कम है। साइबर स्पेस में सबसे बड़ा इशू साइबर सिक्योरिटी है
पहले हमारी जो स्पेस जी। टेक्नोलॉजी है उसमें भी सिक्योरिटी का इशू आता था, लेकिन अब तो साइबर स्पेस एक टोटली एक नया वर्ड आ गया। लेकिन आज मैं एक और बात करूंगा, क्योंकि रिसेंटली फ्यू आवर्स बैक थ्रेड लॉन्च हुआ है और ये कहा जा रहा है कि थ्रेड जो है वो रिप्लेस कर देगा ट्विटर को। तो विद इन 7 आवर लॉन्च के उसके 1 करोड़ यूजर हो गए कि 7 घंटे में वो इतनी तेजी से स्प्रेड हुआ है और मेटा वालों ने ये लॉन्च किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि वहाँ कौन कौन सी डिमांड है और उस डिमांड को कैसे फिल किया जा सकता है और किन एरियाज में ज्यादा फोकस करना चाहिए। जी राना सर, साइबर सिक्योरिटी के जी थैंक यू। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी ना सिर्फ जरूर नीड है, बल्कि ये एक ट्रस्ट भी क्रिएट करता है। जो लोग डाटा शेयर कर रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर ये कहीं पे भी शैटर होगा ना, ट्रस्ट शैटर होगा, तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी और लोग नहीं यूज करेंगे। तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है और ट्रस्ट बिल्डअप। और पाकिस्तान के जैसे एनवायरनमेंट के लिए भी अभी इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है। अगर हम इन्वेस्टर को कहते हैं कि भाई, मैं एग्जांपल दूंगा अगेन कि इंडिया में, हम इंडिया की मिसाल लेते हैं, इंडिया में कोई $1 अरब से के ज्यादा की कंपनियां वो या बिजनेसेस जो हैं वो कोई टेक्नोलॉजी में सिर्फ 100 से ज्यादा है, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। रीजन ये है कि हमारी तरफ इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रही और हम लोग जो है वो थोड़ा बिहाइंड है इसके, ऑल ड्यू टू दिस ट्रस्ट। और फिर हमें ये भी चाहिए कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आए, हमने बताया कि भाई 10 साल में इतना ROI डेवलप होगा, इतना जो है हमें प्रॉफिट हो सकता है। ये चीजें हम मोटर और ये जो बिल्डिंग्स का है उसके अंदर तो कर रहे हैं, रियल एस्टेट में तो कर रहे हैं, लेकिन हम साइबर स्पेस में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में नहीं कर पा रहे, हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे इन्वेस्टर को टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने जो है वो एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया है। मेरी जो मिसेज हैं वही तकरीबन पिछले 6 मंथ्स में $20,000 की ग्रांट के ऊपर जो है वो कोर्सेज कर चुकी हुई है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ एक पर्सन की। तो इस तरह से इन्होंने पूरा एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करूं, इंडिया जो काम कर रहा है इस वक्त टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंडिया ने आज से 25 साल पहले आईटी में किया था, वो उन्होंने ये किया था कि वर्ल्ड में उनके जितने भी बंदे बैठे हुए थे उनको वापस इंडिया बुला लिया था। और वो जहाँ जहाँ बैठे हुए थे, फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट में थे तो माइक्रोसॉफ्ट में उस वक्त अगर वो $1 लाख पर एनम ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि यही सर्विस हम आपको इंडिया में $10,000 में दे देंगे। तो अभी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग में वो दुनिया में 3 कंट्रीज की मैं एग्जांपल अभी आपको दे देता हूँ कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जहां आप बैठे हुए हैं, और अफ्रीका, इन तीनों कंट्रीज में जाके उन्होंने कहा कि जी आपके पास ये बंदा $1 लाख ले रहा है, हम यही काम आपको जो है ना 20 बंदे दे देंगे करने के लिए। तो वो वहां से उन्होंने बिजनेस, लोग जॉबलेस हो गए वहां इस फील्ड के और इंडिया में बिजनेस आ गया। तो इस तरह का काम वो बहुत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें मेरा ख्याल इस तरीके करना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में आप क्या देख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल सर, मैं इसमें अगेन वो पॉलिसी की बात की तो मैं उससे अगेन विजन की भी बात करूंगा कि इंडिया ने जब ये काम किया, मैं 80s का ये दौर था। अगर आप 80s के दौर में इंडिया को देखें तो उन्होंने उस टैलेंट को वापस लेके गए, जो वहां पे अच्छी स्टार्टअप्स में लोग काम कर रहे हैं, वापस जाके इन्वेस्टमेंट्स किया और ये पूरा मॉडल अख्तियार किया। अनफॉर्चुनेटली हमारा विजन क्या था कि हम 80s में हम एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। हम यहाँ पे एक और तरह की फैक्ट्रियां तैयार कर रहे थे जो कि तो हमारा विजन ही राइट था। और ज़ाहिर है उसके बाद फिर पॉलिसीज और उसकी प्रोसेस और सारा फिर सब उसकी जो पूरी इमारत बनी वो किसी और जगह पे बनी जिसको हमने पे बैक किया, आज तक पे बैक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें अब इसी विजन को अपनाने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी की तरफ लड़ रहे थे। जी बिल्कुल, हम अफगान वार पहले उस साइड से लड़ते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक अगर आप देखें तो ये शो करता है कि कितनी हमारी एक लैक ऑफ विजन था और उसी के ऊपर हमारी एक गलत इमारत खड़ी हुई और हम मतलब वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर में हम काम, अभी हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो हमें डॉलर बाहर से मिल रहे थे, हमने सोचा कि चलो डॉलर मिल रहे हैं तो हम उनको कैश करें। जी बिल्कुल सर। तो ये चीजें बहुत आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, हर इदारे को करनी चाहिए। 80s में हमने देखा कि हमने न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी उसके ऊपर अबूर हासिल किया, तो हम उसी तरह की बाकी जो टेक्नोलॉजीज है उनके ऊपर भी अबूर हासिल कर सकते हैं। सिर्फ विजन की बात है।
और ये बिल्कुल, ये आपने जो बड़ी अच्छे सही ममालिक हैं बात की। चाइना, मैं ये अक्सर कहता हूँ, पिछले 1 साल से तो खास तौर पे मैं बहुत कह रहा हूँ कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, तो हम इकोनॉमी को क्यों नहीं ठीक कर सकते। सिर्फ हमें अपनी बिल्कुल डायरेक्शन को ठीक करने की जरूरत है, और विजन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ये बेसिकली ये फ्लेवर। तो ठीक है, जरूरत है, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बिल्कुल। और यकीनन ये हो सकता है, मैंने भी आपको एग्जांपल दी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि इन्होंने कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, नॉलेज बेस के हवाले से, टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो इतना जबरदस्त है कि वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें जैसे प्रोफेसर सजादा हैदर साहब ने कहा कि वो नो बुक्स वाली पॉलिसी है कि इम्प्लीमेंट करें, और आप एक एक्शनेबल जो लर्निंग है वो करें, और उससे फिर आप अट्रैक्ट करें। तो हमें मेरा ख्याल है ये तमाम चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और मैक्रो लेवल पे जो है वो एक चीज स्केल करने, अगर वो 100 बना सकते हैं $1 बिलियन के ऊपर की कंपनीज, तो हम 8 या 10 पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर सकते हैं। तो ये इसकी एक अच्छा कम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट है, या एक एज जो है वो हमें भी चाहिए कि हम उसमें आए और उस चैलेंज को लें। बिल्कुल, आपने ठीक करा। हम वापस प्रोफेसर साहब की तरफ आते हैं। जी सर। राणा साहब ने एक बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, कि जो स्कूल्स हैं उनको अब टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और बुक्स का दौर अब आस्ता आस्ता खत्म होता जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी तो तेजी से आ रही है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए स्कूल के अंदर, उसकी इन्फ्यूजन होनी चाहिए, इंटेग्रेशन होनी चाहिए, करिकुलम के अंदर उसको शामिल किया जाए। अभी क्लास 6 से कंप्यूटर की बुक्स आ गई हैं पाकिस्तान में, जो यकसा निसाब के नाम से आया था, नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान। और कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं जो कि क्लास 1 से कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन वो दुख की बात यह कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होती है कि वो रेगुलर एक स्टडी का हिस्सा, रटे का हिस्सा बन जाता है, बजाय इसके कि अच्छा स्किल जो है उसको डेवलप करने का बाइस बने। फॉर एग्जांपल 2002 में मेरा ख्याल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बनी, अब 21 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बड़ा जबरदस्त, और वो एक डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे बहुत कामयाब है। लेकिन डिजिटल जो स्पेस है या साइबर स्पेस में अपना इम्पैक्ट वो यूनिवर्सिटी नहीं क्रिएट कर सकी, और बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। तो अगर जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, अगर हम स्कूल्स में ले भी जाएं और उसका सिर्फ याद करवाना और इम्तिहान लेना मकसद हो, तो फिर चंद स्कूलों में जो बड़े अहम स्कूल हैं जिससे एलीट निकलती है, उनमें ऑलरेडी ये है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए, उसको जब तक हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट लेने के लिए, हम चाहे उसको जो स्टीम से शुरू करें, जो स्टेम कहलाता है लोअर लेवल के ऊपर, उसकी समर कैंप और उसके कैंप करें, उससे बच्चे की ओरिएंटेशन अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। लेकिन एक अच्छा प्लेयर इन डिजिटल वर्ल्ड वो नहीं बन सकता। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि ग्लोबल आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम लेबर एक्सपोर्ट कह लें या प्रोफेशनल एक्सपैट्रिएट्स की बात कर लें, उसके लिए डॉक्टर साहब 2 चीजें और बड़ी जरूरी हैं जो मिसिंग हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में। और वो मैंने क्योंकि तजर्बा किया है कायद कॉलेज में लाहौर अपने इस इंस्टीट्यूशन में, तो उसका बड़ा फायदा हुआ। हम हर टेक्नोलॉजी जो स्किल का बूट कैंप होता है या ट्रेनिंग स्ट्रीम है, डिप्लोमा लेवल भी है, उसमें टेक्नोलॉजी चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कुछ भी, या आईओटी और ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन हो, या हम डेवलपमेंट की बात करें तो रिएक्ट टेक्नोलॉजी और फ्लटर टेक्नोलॉजी हो, जिसमें बहुत ज्यादा आजकल गुंजाइश है। सबसे ज्यादा जॉब इस स्ट्रीम में 2 चीजों में, रिएक्ट और फ्लटर में है। ये किसी भी टेक्नोलॉजी का जो स्टूडेंट होता है उसको हम 3 चीजें, उनमें से 2 ज्यादा प्रोडोमिनेटली हम उनको सिखाते हैं। एक तो करिकुलम का हिस्सा हमने बना दिया है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स के हैं उनके ऊपर। स्किल्ड पर्सन लोडेड विद लाइफ स्किल्स, अ टेक्निकली पावर्ड पर्सन लोडेड विद लाइफ स्किल्स, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत हाई प्रीमियम सैलरी ले लेता है। और दूसरा जो उसके अंदर हमने शामिल किया वो बिजनेस इंग्लिश और फंक्शनल इंग्लिश शामिल किया। लैंग्वेज की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। हमारे कॉल सेंटर इंडस्ट्री के कामयाब ना होने, फ्लरिश ना होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे अंग्रेजी का मसला है। वो कुछ बच्चे कुछ जुमले याद कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, बट एंड ऑफ द डे जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी के लिए डेफिनेटली आपको क्वालिटी स्किल ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, और इंग्लिश बीइंग इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब इंग्लिश के अलावा अब चाइनीज के अंदर यकीनन हमें चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी के हवाले से चाइनीज लैंग्वेज जो है
उसको भी इंटेग्रेट करें। और हम इंशाल्लाह 2024 में अपने जो कोर्सेज हैं उनमें चाइनीज लैंग्वेज को भी इंटेग्रेट कर रहे हैं कि हर बच्चा जो है उसको हम से 3 क्रेडिट आवर्स जो है वो चाइनीज लैंग्वेज ही करवाएं। चाइनीज में हमें यह है कि अगर हम चाइनीज लैंग्वेज जो है वो करवा देते हैं तो इंग्लिश ऑलरेडी हमारे मुल्क में थोड़ी बहुत बोली समझी जा सकती है, उसको प्रोफेशनलाइज कर लिया जाए, प्लस 1 बिलियन से ज्यादा आबादी जो है उसकी आउटरीच बढ़ जाती है, तो मैं एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्किल्ड पर्सन, मेरा प्रोबेबिलिटी जॉब का प्रोस्पेक्टिव जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो मेनी टाइम्स बढ़ जाती है। तो यकीनन स्कूल्स में लाना चाहिए, निसाब का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा चीज है कि एक प्रॉपर विजन और एक प्रॉपर सिस्टम के तहत उसको इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर की जाए, और वो गवर्नेंस बेहतर किए बगैर नहीं हो सकती। गवर्नेंस तो हमारा 75 साल से इशू ही गवर्नेंस रहा है कि गवर्नेंस ना ठीक होने की वजह से पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, और अगर गवर्नेंस हमारा ठीक होता तो पाकिस्तान तरक्की कर जाता। जी राना साहब, आपकी तरफ आते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने जैसे बात की कि यहाँ भी बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जो बस्ता बैग बच्चे उठा के लेके जाते हैं उनके अपने वजन से वो ज्यादा होता है। इस वक्त दुनिया में नंबर 1 जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फिनलैंड का कहा जाता है, और वहाँ स्कूल में कोई बच्चा अपना बस्ता नहीं लेके जाता, वो स्कूल में ही बुक्स होती हैं, जो कुछ होता है स्कूल में ही होता है, और स्कूल से पढ़ के उन्होंने वापस आ जाना होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में आप क्या देख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? सर यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे भी जो कुछ क्लास सेक्शंस है ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया वो कि एक रूम में या एक जगह में मुकैयद कर दिया बच्चों को सब, बल्कि वो क्या करते हैं इंटरेक्टिव रखते हैं। उन्होंने दीवारें गिरा दी हैं क्लासेस के दरमियान में, और बच्चे जो आपस में तमाम सेक्शंस के वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारा पुराना एक इसी स्टाइल भी था कि एक स्कूल होता था और एक पेड़ के नीचे सभी स्टूडेंट बैठे, पर कुछ इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की है। हम इसी तरह पढ़ते थे, सारी क्लासेस एक पेड़ के इर्द गिर्द होती थी। जी, तो इस तरह की एक कोशिश है। और भी कई ऐसी फीचर्स हैं। लाइब्रेरी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि लाइब्रेरीज के ऊपर की फंडिंग बहुत ज्यादा है, बुक्स अच्छी आई होती हैं, बच्चों को शुरू से ही उनको पढ़ने की एक दी जाती है। और मैंने चाइनीज के ऊपर जैसे बात की, जी बिल्कुल, सजाद हैदर साहब ने एक बात की चाइनीज के ऊपर, तो एक रिसर्च है और बल्कि एक बुक भी है जिसमें 60 years from now, आज से 10 साल पहले, चुप 50 साल रह गए, उसमें ये कहा जाता है, सजाद हैदर साहब का मैंने सेंटेंस नोट किया, उसमें उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, प्रोबेबिलिटी, प्रोफेशनल और प्रैक्टिस। ये जो अल्फाज हम इंग्लिश के बोल रहे हैं अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में, अब ये आज से कुछ अरसे बाद चाइनीज के अल्फाज इसी तरह आ जाएंगे। तो ये बड़ा तो इसलिए हमें वाकई इसके ऊपर भी कोशिश करनी चाहिए कि उन अल्फाज को भी लेके चले। अपनी जुबान की अपनी एक अहमियत है, इंग्लिश मौजूद है, लेकिन चाइनीज को भी, फ्रेंच के वर्ड्स भी हैं इंग्लिश के ही अंदर। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक तरह की ग्लोकल लैंग्वेज बन रही है। ग्लोकल मींस ग्लोबल और लोकल का इम्तिजाज जो है ना, वो चीजें अब चलेंगी दुनिया भर में। और जिस तरह से लोगों का एक्सपोजर भी बढ़ रहा है, तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें, स्कूलिंग, लैंग्वेज और ये तमाम चीजें जो हैं ये होनी चाहिए बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए और एक माशरे की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि डिफरेंट स्किल्स। जो आपने चाइनीज की बात की और प्रोफेसर साहब ने भी बात की, 2009 में हमने लाहौर चैम्बर से 3 लैंग्वेज प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, जिसमें चाइनीज था, स्पेनिश था और फ्रेंच था, और तीनों काफ़ी बिजनेस कम्युनिटी के लिए हमने इंट्रोड्यूस किए थे। और उसके बाद फिर और चाइनीज़ में पाक चाइना चैम्बर बना, उन्होंने भी इस पर काफ़ी काम किया। ये एक पंजाबी लैंग्वेज सेंटर है, वहाँ पे भी चाइनीज़ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, और पिछले 10 साल में कुछ 10,000 से ज़्यादा लोगों को चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रेन किया गया, लेकिन ये अभी भी तादाद कम है। तो अगर हम चाइना का फ्यूचर देखते हैं तो वाकई चाइनीज़ लैंग्वेज इस वक्त नंबर 2 पे आ जाएगी इंग्लिश के बाद, क्योंकि चाइना की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसमें 3 चीजें हैं ना सर, एक तो इकोनॉमी नंबर 1, दूसरा पॉपुलेशन में नंबर 1, फिर एरिया और रिसोर्सेज में भी बहुत आगे। तो उन तीनों चीजों को जब हम देखें तो टेक्नोलॉजी में तो है ही, वो बिल्कुल ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी। तो अब उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से या उस स्किल सेट के इस्तेमाल से आप दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी, आपके नेक्स्ट डोर नेबर है, दुनिया की नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एक स्टेट आपके नेक्स्ट है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल जुबान जो है दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 पॉपुलेशन के वाइज जो है ना, वो दोनों आपके नेबर है। सर डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज है, अमूमी तौर पे ये भी एक बस है, ये एक मिस और हिट वाली बात है, यूज और लूज वाली अपॉर्चुनिटी वाली बात है।
अमूमी तौर पे मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ अब्रॉड, तो लोग कहते हैं कि यू पीपल नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। तो आप मौका जाया करने का कोई मौका जाया नहीं करते ना कभी। तो ये जो टेक्नोलॉजी बस है ना, वो दूसरी बसों की तरह स्लो नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये बहुत जल्दी मिस हो जाएगी। इन अ फ्यू इयर्स टाइम, मोस्ट प्रोबेबली 27 तक चीजें फ्रीज हो जाएंगी। बिल्कुल। You talk of metaverse, you talk of AI, you talk of IoT, you talk of any other technology. साइबर टेक्नोलॉजी के भी वो सेटअप्स हो चुके होंगे, इसके साइबर सिक्योरिटी के मामलात भी काफी हद तक जो है इम्प्रूव हो चुके होंगे। सो यू हैव जस्ट, मतलब हिस्ट्री में या स्टेट्स की डेवलपमेंट में बहुत कम मुद्दत होती है, तो आप जस्ट 3-4 ईयर्स। और प्रिविलेज आपके पास क्या है कि यूथ बल्ज बड़ा है। प्रिविलेज आपके पास क्या है कि डिग्री होल्डर और स्किल्ड लोगों की तादाद को बढ़ा के आप कैप्चर कर सकते हैं। प्रिविलेज आपके पास क्या है कि आपका रेट जो है डॉलर का, उसकी वजह से कंपैरेटिवली सस्ती लेबर आप या सस्ते प्रोफेशनल बेच सकते हैं। प्रिविलेज ये है कि इस वक्त आपकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसकी एक फैक्टर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का है। मोस्टली हमारा निजाम जो है आधा अंग्रेजी में चल रहा है, तो एक ये भी प्रिविलेज है। बट इसको मैनेज अगर नहीं कर सके तो फिर हम विल लूज दिस बस, एंड वी आर गोइंग टू लूज इट वेरी क्विकली इफ यू डोंट एक्ट इन टाइम। ये एक इशू है जिसको जरा हमारे इदारों को और हमारे प्रोफेशनल्स को और बिजनेस कम्युनिटी को देखना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। राणा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, टाइम हमारा कम पड़ जाता है। तो हम दोबारा इस प्रोग्राम को फिर किसी टाइम करेंगे और फर्दर इस पे डिस्कशन करेंगे। जी नाजरीन, प्रोग्राम का टाइम क्योंकि ख़त्म हो रहा है, मैं एंड पे सिर्फ ये कहूँगा कि पहले टेक्नोलॉजी 10 साल में चेंज होती थी, फिर 5 साल आ गए, फिर 3, और आस्ता आस्ता महीनों में चेंज होना शुरू हो गई, और फ्यूचर में शायद दिनों में चेंज हो जाए। तो हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमारे पास 60% यूथ है और उस यूथ को हमें इसमें शामिल करना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर सके। और करप्शन को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। IMF ने भी रिसेंटली फिर कहा है कि करप्शन मेजर रीज़न है। तो करप्शन जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।